चलिए तो बात करते हैं यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इसके हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग देखने वाले हैं। तो भाई साहब पहला जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो बनता है हमारे पास, मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कौन सा है। तो आपके पास हम चार ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट है। 1000 इंटू कप्पा अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन ही है। यहाँ पर आप लोग एम लिख सकते हो या फिर मोलारिटी को। ओके, अगर आपसे मान लीजिए मोलार कंडक्टिविटी की जगह पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ ले तो ये वाला आ जाएगा ऑप्शन। ये आपके फॉर्मूला बेस्ड है तो इनको आप लोग याद करिएगा। फॉर्मूला आप लोग सभी याद कर लेना, डेफिनेशन याद कर लेना। ये 5 नंबर में भी आ सकता है। मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों मिलाकर 5 नंबर में बन सकते हैं। सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो एल बाई हमारा सेल कांस्टेंट होता है। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। NaCl, 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 Ag। यहाँ पर जो NaCl है ये अलग अलग स्टेट में है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में अगर आप लोग NaCl लेते हो तो वो कोई कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। जो गलत है वो सही है। आइए समझ में, क्योंकि हमें यहाँ पर नोट लिखा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। तो भाई साहब ये कंडक्टर नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है। Increase in equivalent conductance of solution of an electrolyte by dilution did due to increase in ionization of electrolyte। increase in ionization of electrolyte। देखिए, अगर आप लोग बात करते हो कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो उसका डाइल्यूशन करने के बाद इंक्रीज होता है तो वो किसकी वजह से होता है, तो उसका सिंपल सा रीजन यही है कि यहाँ पर क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका आयोनाइजेशन यहाँ पर बढ़ जाता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये रीजन होता है। इसको हमने डाइल्यूशन जो पढ़ाया था वहां पर इसको हमने एक्सप्लेन किया था, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। 10th वाला है हमारे पास, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला याद कर लो, इसमें काम हो जाएगा। अगर हमारे पास सेल कांस्टेंट निकालना चाहे, सेल कांस्टेंट तो क्या होता है, एल बाई ए होता है। अब इसके हिसाब से यूनिट बना लो। जो लेंथ होती है उसको आप लोग सेंटीमीटर में मेजर करोगे। एरिया जो होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर का एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/सेंटीमीटर। और 1/सेंटीमीटर को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11th वाला देख लीजिए, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा। कप्पा, तो कप्पा क्या होता है, कप्पा होता है 1/रो। और रो क्या होता है, रो की वैल्यू क्या होती है, रो जो होता है हमारे पास होता है RA बाई एल। यहाँ पर अपॉन में एल आएगा, इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, ऊपर एल लिख देते हैं, ये 1 की जगह पर एल। तो ये हमारे पास बनेगा। अब इसके हिसाब से इसकी यूनिट निकाल लो। यहाँ से इसको काटोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स बच जाएगा। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है किसमें, ओम में। यहाँ पर क्या आएगा, ओम। तो अगर आप लोग इसको ऊपर ले जाओगे तो ओम का इनवर्स बनेगा और सेंटीमीटर सेंटीमीटर रह जाएगा। ठीक है, समझ लो, काम करो, एक काम करो, इसको यहीं पर आपको समझाई देते हैं अच्छे से। 1/रो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा R/A, अपॉन में आ जाएगा L। अगर आप लोग इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा L अपॉन में RA। ठीक है, अब इसकी यूनिट आपसे पूछ रहे हैं, फॉर्मूला का क्या करोगे। ये तो आपने फॉर्मूला निकाल लिया, अब आपसे यूनिट पूछी जा रही है। तो देखिएगा, यहाँ पर L जो होता है वो होता है सेंटीमीटर में। रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग ओम लिखते हैं। उसके अलावा एरिया जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा एक। तो क्या हो सकता है, ओम का तो इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इनवर्स, और सेंटीमीटर जो हमारे पास एक बच गया है उसको ले जाओ तो वो भी इनवर्स में हो जाएगा। तो सेंटीमीटर इनवर्स ये हमारे पास बनेगा। बस और क्या, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये जहां पर दिख गया उसको टिक लगाओ। तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इनकी फॉर्मूले याद कर लो, ये चीज तो आप लोग निकाल लो। चलिए, द कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन इज कॉल्ड। कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कोरोजन वाला जो सेक्शन है वहां पर हमने इसको करवा रखा है गैल्वेनाइजेशन को। ठीक है, तो इसको कर लेना आप, इंपॉर्टेंट। A saturated solution of KNO3 is used for salt bridge because salt bridge में KNO3 का हम लोग यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, स्पीड ऑफ बोथ इज नियरली सेम। दोनों की स्पीड कैसी होती है, सेम होती है। इस वजह से क्या करते हैं, सॉल्यूशन को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जो हमारा कंडक्ट जो
न्यूट्रलाइज हो चुका था। सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है ना, जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसको लगाने के बाद हमारा कंडक्टेंस वापस चालू हो जाता है, फिर से फ्लो अपना बहाव जो रहेगा वो फिर से चालू हो जाएगा। हमारा जो सेल रहेगा वो वहां पर रुकेगा नहीं, काम करता रहेगा। ये होता है काम सॉल्ट ब्रिज का। न्यूट्रलाइजेशन जो होता है उसको रोकता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज होने से बचाता है। यहाँ पर क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं KNO3 को यूज करो। अब ये जो KNO3 है, इसमें K और NO3, K प्लस और NO3 माइनस, इन दोनों की जो कंडक्टिविटी होगी दोनों की सेम ही होगी। कंडक्टिविटी नहीं बोलेंगे, स्पीड जो होगी वो दोनों की सेम होगी। आई बात समझ में? तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा मत करना कि स्पीड, इसकी स्पीड ज्यादा इसकी कम, नहीं, हमें स्पीड तो दोनों की सेम ही चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, व्हेन लीड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, अगर जो डिस्चार्ज हो जाए तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, H2SO4 को यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारी लीड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो हमें H2SO4 को यूज करना पड़ता है। ये आप लोग याद करिए। प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस क्या कहलाती है, कोरोजन कहलाती है, जंग लग जाती है। ठीक है, उसके बाद 22 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एसएचई में बात यहाँ पर बताई जा रही है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना होता है, इसको जीरो मान रखा गया है क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज जीरो, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसएचई की वैल्यू जीरो होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जीरो मान लिया गया है। आगे बात करिए, आगे आप लोग देखेंगे, एसिटिक एसिड इज अ फिल इन द ब्लैंक्स इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक होता है। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिल इन द ब्लैंक्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीज। उसके बाद ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग कप्पा बोलते हैं, कप्पा का क्या होगा, कप्पा गिर जाएगा, कप्पा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जब आप लोग डाइल्यूशन करोगे। इसको याद करने का तरीका आपको बता रखा है, कप्पा, कप्पा मतलब कटप्पा, और कटप्पा की वैल्यू धीरे धीरे करके क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रख लेना। पांचवा, छठा, सातवां ये कर लेते हैं। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अब आपको बता रखा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट निकालना आपके लिए हलवा है। रो की वैल्यू आपसे यहाँ पूछी जा रही है, पहले तो रो जो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला लिखना, उसके बाद क्या करना, उसकी यूनिट निकाल लेना, आपको बता रखा है। अब सिक्स वाला देखो, प्राइमरी सेल कैन नॉट बी फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। प्राइमरी जो सेल होते हैं उनको हम लोग फिर से चार्ज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चार्ज अगेन। सेवंथ वाला देखो, डिवाइस इज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिल इन द ब्लैंक सेल। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, और क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो सेवंथ वाले का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ जाएगा। उसके बाद नाइन्थ वाला देखो, इन मेटेलिक कंडक्टेंस, इन मेटेलिक कंडक्टेंस फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज। तो मेटेलिक कंडक्शन के अंदर क्या होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसकी वो अनचेंज रहती है। दसवां देखो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, 1/R क्या होता है, ये होता है हमारे पास कंडक्टेंस। जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस। आई बात समझ में? तो ये रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है, कंडक्टेंस लिख रखा है, बिल्कुल सही है। बारवा देखो, एक फराडे की वैल्यू कितनी होती है, तो 96,500 गुलाम होती है। 96,500 गुलाम एक फराडे की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तेरवा देखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, बता रखा है। लोहे में जंग लग जाती है, तो ये किसका एग्जांपल है, जंग का ही तो एग्जांपल है। तो जंग जंग जो होती है, कोरोजन जो होता है उसका एग्जांपल है। यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी लिख सकते हो, ये भी सही है, लेकिन कोरोजन लिखना बढ़िया रहेगा, कोरोजन प्रोसेस का ही एग्जांपल है। यहाँ पर आपके लिए मैच द कॉलम है, ये ट्राई करिएगा। उसके बाद वन वर्ड के ऊपर फटाफट बात कर लेते हैं। वन वर्ड में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है, गिव टू एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बढ़िया दो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल बता दो फटाफट। NaCl, KCl, और क्या बताओगे, NaOH बता दो, KOH बता दो। ये हमारे एग्जांपल हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग के। अब वीक के बता दो फटाफट। वीक जो होता है, वीक के एग्जांपल क्या बन सकता है, एक तो अपना वही एसिटिक एसिड, साथ में आप लोग कार्बोनिक एसिड ले लो, H2CO3। ये दो एग्जांपल याद कर लो, ठीक है, एच बड़ा करना है इसको, और साथ में क्या ले लो, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये दो एग्जांपल आप लोग याद कर लो। और क्या करोगे,
तीसरा देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, कप्पा सिर्फ गिरता है, बाकी कंडक्टिविटी वगैरह सब इंक्रीज हो जाती है। कप्पा गिरेगा बाकी सब इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कंडक्टिविटी पूछी जा रही है, तो इंक्रीज होगी। छठा देखो, राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलार कंडक्टेंस। तो मोलार कंडक्टिविटी जो होती है हमारी, उसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लिख देना, मोलार कंडक्टेंस वगैरह का। ठीक है, बता रखा है आपको, सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये किया था। सातवां देखो, डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये। ओके, यहाँ पर देखो 11वां, राइट द फॉर्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है L/A, यहाँ पर लिख देना। 16वां क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पे होती है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका।